हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। और आज का लेक्चर बड़ा ही सिंपल है बच्चों, मतलब कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ नहीं, केवल फील लेनी है हमको। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस हैं, बहुत छोटी छोटी, और आज उनका मीनिंग क्लियर करना है उन टर्म्स का, क्योंकि आगे थ्रू आउट द फिजिक्स, जब तक भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उनकी हमको फील होनी चाहिए कि भाई क्या मतलब होता है इसका। तो जस्ट आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। व्हाट? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं जिनको आज हमको डिफाइन करना है, समझना है किसका क्या मतलब होता है। जैसे इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, यूनिट वेक्टर क्या होगा, एंड सो ऑन। एंड लास्ट में कुछ दो अलग से टॉपिक, जैसे टॉपिक क्या, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे नीड ऑफ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर आपने शायद सुना होगा, पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि अब तो अगस्त चल रही है, ठीक है ना। तो आपने नल और जीरो वेक्टर पढ़ा होगा, तो कि साहब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा ना, आपको बताया होगा कि नल वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी नीड क्यों थी, हमें डिफाइन क्यों करना है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे हम कि नीड ऑफ नल वेक्टर क्यों हुई फिजिक्स में। ठीक है, हमको वो डिफाइन क्यों करना पड़ा। और उसके बाद लास्ट बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू गिव एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। 15 टाइप्स हैं और दो ये छोटी छोटी बातें हैं, देन लेक्चर आपका फिनिश। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बच्चों जो सबसे पहला आपका टाइप है वो है आपका, आप यहां पर हेडिंग डालते जाइए और मैं आपको डेफिनेशंस और इनका मीनिंग समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो लास्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो से। और इस एरो की जो लेंथ होती है, ये लेंथ हमको बताती है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, कि वो वेक्टर कितना है। मींस एरो की लेंथ जितनी ज्यादा होगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। एरो की लेंथ कम है मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। तो मान लीजिए एक एरो ये है और एक एरो ये है, तो इस वेक्टर से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। सिंपल। और इसको बोलते थे बच्चों हम हेड, जिधर एरो लगा रहता है, और इसको हम बोलते थे टेल। ठीक है ना। वेक्टर का हेड जिधर होगा वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन समझ लीजिए। डायरेक्शंस बच्चों हम कैसे कहते हैं कि भाई ये चीज ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने एक्स वाई जेड सुना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक्स एक्सिस होती है, मतलब प्लस एक्स, और ये आपका माइनस एक्स, ये आपका प्लस वाई और ये आपका माइनस वाई। और बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जैसे ये मार्कर खड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं प्लस जेड, और बोर्ड के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर वो होती है माइनस जेड। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम कहेंगे भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो ये कौन सी एक्सिस की तरफ है? प्लस एक्स की तरफ है, प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन प्लस एक्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, तो हेड कौन सी एक्सिस की तरफ है? प्लस वाई की तरफ। ये प्लस वाई होती है ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर प्लस वाई की तरफ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं। एरो में दो चीजें हैं, एरो की लेंथ है और एरो का हेड है। एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी और एरो का हेड वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है बच्चों, तो इक्वल वेक्टर बात आती है, तो इक्वल नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, बराबर, है ना। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए आप, टू वेक्टर्स, यहां पर लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल
quantities, representing same physical quantities. तो two vectors having same magnitude, and directions are called equal vectors, ठीक है। तो two vectors having same magnitude and directions are called equal vectors, ठीक है। तो सपोज एक वेक्टर है ये A और एक वेक्टर है ये आपका B, ठीक है। तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड से मतलब दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों एरोज की लेंथ सेम होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड बता रही है, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये वेक्टर हमारा किधर है, प्लस एक्स की तरफ, ये वाला वेक्टर भी किधर है हमारा, प्लस एक्स की तरफ, ठीक है। तो वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि ये दोनों वेक्टर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। मींस अगर वेक्टर ए आपका फोर्स है, सपोज अगर वेक्टर ए फोर्स है तो वेक्टर बी भी फोर्स होना चाहिए। अगर वेक्टर ए वेलोसिटी है तो वेक्टर बी भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर वेक्टर ए मोमेंटम है तो ये वाला वेक्टर बी भी मोमेंटम होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब समझ गए होंगे, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि मान लो ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, नहीं, दे कैन नेवर बी इक्वल। फोर्स वेलोसिटी के इक्वल कैसे हो सकता है? आर गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो इक्वल वेक्टर हो गया सब आपका खत्म, ठीक है। दो ऐसे वेक्टर क्लियर जो पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम, तो इक्वल वेक्टर आपका खत्म, और वो आपने नोट कर लो, ठीक है ना। अब आता है बच्चों हमारा क्या, नेगेटिव वेक्टर। क्या, नेगेटिव वेक्टर। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। इक्वल वेक्टर तो हो गया ना हमारा, एक एक करके इनको हटाते जाएंगे अब। तो अब बात आती है बच्चों नेगेटिव वेक्टर की, इसकी। तो नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है, a vector of equal magnitude, a vector of equal magnitude but opposite direction, is called a नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? क्या, अब वेक्टर, अब मैं इसको हटा देता हूं नेगेटिव को, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर आपका हो रहा है तो ये हटा दिया सब मैंने। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है आपका ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है बिल्कुल सेम लेंथ का, ठीक है ना, बी। सेम लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये प्लस एक्स में है तो ये आपका माइनस एक्स में है। तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के। क्लियर? या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द चेंज? द चेंज विल बी इन इट्स डायरेक्शन। मींस उस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर ये वेक्टर ए था और ये था प्लस एक्स में, हमने इसमें कर दिया नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मतलब माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये बहुत काम आएंगी बच्चों ये चीजें आपके, ये चीजें जो है आपको टूल्स ऑफ फिजिक्स समझाए जा रहे हैं।
जब आप चैप्टर बाई चैप्टर चलते जाएंगे तो आपको इनकी इंपोर्टेंस समझ में आती जाएगी कि यार ये चीज हमें क्यों पढ़ाई गई थी। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। या इस बात को ऐसे ध्यान रखिए कि अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है साहब। तो अब आपने ये तो कर लिया होगा ना, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इक्वल वेक्टर तो समझ में आ ही गया, नेगेटिव वेक्टर भी हो गया। अब आते हैं साहब पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, जो थर्ड है आपका ये पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स having same directions are called parallel vectors. Vectors having same directions are called parallel vectors. क्लियर? अब सपोज ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है साहब आपका वेक्टर बी। समझना बात को, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो पैरेलल वेक्टर के केस में बच्चों ये जरूरी नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, पहली बात, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब एक प्लस एक्स में है तो दूसरा भी प्लस एक्स में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि यहां पर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में और मे नॉट बी रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये बहुत खास बात है। इक्वल वेक्टर का रेस्ट्रिक्शन है, दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। लेकिन अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो ये कंफ्यूज मत होना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। नहीं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, हम तो 11th की तो बात ही नहीं कर रहे, कि ये बॉडी है और इस बॉडी पर सपोज करो ये फोर्स लग रहा है, तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, ये समझना बात को, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर। अब फोर्स अलग वेक्टर है भाई, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई। फोर्स भी एक्स में है प्लस एक्स में, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस एक्स में है, तो हम कहेंगे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर ये दोनों वेक्टर कौन से हैं? पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। और बच्चों पैरेलल वेक्टर्स के केस में थीटा जो होगा उन वेक्टर के बीच वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। दोनों सेम भी हो सकती हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा हुआ है इधर 10 न्यूटन और एक फोर्स यहां लगा हुआ है ये आपका 5 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे हियर दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी ये बात कि पैरेलल वेक्टर के केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं और थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है साहब। तो पैरेलल वेक्टर हो गया साहब, ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं और पैरेलल वेक्टर को भी हटा देता हूं, जगह बनती जाएगी, ठीक है ना। अब बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल का जस्ट अपोजिट, मतलब इफ टू वेक्टर्स हैव जस्ट
opposite, if two vectors have just opposite directions to each other, ठीक है, वहां क्या था, सेम डायरेक्शन, और यहां क्या है, इफ टू वेक्टर्स हैव जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर। जैसे सपोज ये है हमारा कोई वेक्टर ए, ठीक है, और ये है सब हमारा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए है हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन में और वेक्टर बी है हमारा माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक वेक्टर इधर लग रहा है और एक वेक्टर इधर लग रहा है, तो हम कहेंगे दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में बच्चों थीटा हमारा 180 डिग्री होता है। यही बातें होती है बच्चों, बेसिक सी बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें। जैसे अब आगे एंटी पैरेलल वेक्टर आया और हमने थीटा इक्वल टू 180 रखा, अब हमें नहीं पता कि एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा 180 होता है, तो वह जो एक बहुत छोटी सी बात और हमारे मन में नहीं बैठी, हमारे समझ में नहीं आई कि यार ये थीटा 180 क्यों रखा है सर ने, तो बस जीवन हम लोग को वो छोटी छोटी बातें ही इकट्ठी होके एक दिन मुसीबत बन जाती है। फिर वो सब्जेक्ट जो है ना हमको डराने लगता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हमको आती नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें हो नहीं पाती हैं, तो फिर हमें उस सब्जेक्ट से डर लगने लगता है और हम उससे दूर भागने लगते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वेक्टर ए एंड लाइक पैरेलल वेक्टर, जो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलग अलग भी, तो सेम केस यहां पर है कि जो ए और बी हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल को भी हटा देता हूं मैं अब, ठीक है। तो जो ए और बी हैं यहां पे लिख सकते हैं, नोट करके आप कि ए एंड बी may be same or not, may be same or not, ठीक है ना। मतलब ए और बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी इधर जा रही है डिस्प्लेस होके, ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है प्लस एक्स में, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फ्रिक्शन लगता है जी पीछे, ये फ्रिक्शन हो गया, समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फ्रिक्शन किधर है एलोंग प्लस एक्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर है प्लस एक्स और फ्रिक्शन किधर है माइनस एक्स की तरफ, तो कहेंगे तो दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एफ और एस दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं और एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरा केस है कि मान लीजिए एक ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स F1 लगा हुआ है इधर 10 न्यूटन और एक फोर्स इधर लगा हुआ है F2 कितना 5 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों सेम क्वांटिटी है, एक फोर्स लगा हुआ है माइनस एक्स की तरफ तो एक फोर्स लगा हुआ है हमारा प्लस एक्स की तरफ, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी सेम है, तो हम दोनों के हम क्या कहेंगे कि हियर दीज टू फोर्सेज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर। अब साहब उसके बाद आता है बच्चों आपका कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं अब, कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चों को का मतलब होता है एक ही, को का मतलब एक ही, जैसे हम कोएड स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही स्कूल, ऐसा स्कूल जहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, कोएड स्कूल, ठीक है। तो को का मतलब एक ही, लीनियर मतलब लाइन, हो गया जी मतलब क्लियर। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स, वेक्टर्स which lie on the same line, vectors which lie on the same line। जैसे एक वेक्टर साहब ये है A, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है आपका B, ठीक है, ये वेक्टर है आपका C, तो वेक्टर C ये हो गया यहां से लेके यहां तक, वेक्टर B हो गया यहां से लेके यहां तक, वेक्टर C हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, और तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोलिनियर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था कोलिनियर वेक्टर तो।
और कोलिनियर वेक्टर्स के केस में भी बच्चों थीटा विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज डायरेक्शन सेम है इनकी, ठीक है ना। और थीटा इक्वल टू 0 और 180, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 और 180, ठीक है ना। 180 भी हो सकता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब इस लाइन पर एक वेक्टर तो पड़ा है इधर A और एक वेक्टर पड़ा है इधर B, तो दोनों वेक्टर हैं एक ही लाइन पर, दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन एक की डायरेक्शन प्लस x है तो दूसरे की डायरेक्शन माइनस x है। कहने का मतलब यहां पर थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोलिनियर एंगल्स के केस में एंगल में भी 0 और 180 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, तो को मतलब एक ही, प्लेनर मतलब प्लेन, तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल होती है यार, वर्ड्स में मतलब छिपा होता है फिजिक्स में, ठीक है ना। वर्ड्स में कोप्लेनर, को मतलब एक ही, प्लेनर मतलब प्लेन, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स करते हैं बच्चों। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दोज वेक्टर्स which lie in the same plane, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि सर ये प्लेन क्या चीज होती है ना। तो पहले प्लेन क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो प्लेन आपके सामने ये एक्स वाई जेड, ये एक्स, ठीक है, ये वाई, ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अब प्लेन क्या होता है, बहुत सिंपल, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे और आप विजुलाइज होगा आपको कि यार प्लेन ये चीज होती है, अच्छा है ना। तो देखिए बच्चों, ये होती है आपका प्लस एक्स, ये होती है माइनस एक्स, ये होती है प्लस वाई, ये होती है माइनस वाई, है ना। अब दो एक्सिस के बीच में जो रीजन आ रहा है, मतलब द रीजन सराउंडेड बाय एनी टू एक्सिस, जैसे अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस वाले रीजन की, तो ये प्लस एक्स और प्लस वाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया था मेरा एक्स वाई प्लेन, ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, अब द रीजन सराउंडेड बाई any two axes is called a plane, सिंपल। एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स और वाई के बीच में आ रहा है तो एक्स वाई प्लेन, वाई और जेड के बीच में रीजन है तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। और अगर एक्स और जेड के बीच में आ रहा है तो एक्स जेड प्लेन, क्लियर। तो प्लेन नहीं भूलोगे आप, क्लियर। प्लेन का मतलब दो एक्सिस के बीच में जो रीजन आ रहा है उसी को प्लेन कहते हैं। तो वो कह रहा है दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन, है ना। तो जैसे ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स और वाई के बीच में ये रीजन आ रहा है तो ये एक्स वाई प्लेन है। अब एक वेक्टर है आपका, सपोज ये वेक्टर ए, एक वेक्टर है आपका ये वेक्टर बी, ठीक है, और एक वेक्टर है आपका ये वेक्टर सी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए कौन से प्लेन में आ रहा है तो आप कहेंगे एक्स वाई में, वेक्टर बी कौन से प्लेन में है, वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर सी कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। मींस ए बी सी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, क्लियर। तो कोप्लेनर वेक्टर भी इजी है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए, कोप्लेनर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बच्चों आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। अब हेडिंग डाल लीजिए को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब एक, को मतलब एक ही, इनिशियल मतलब स्टार्ट होना, मतलब एक तरह से को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सही है। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे F1, एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे F2 और एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे F3, समझे ना। तो फोर्स वेक्टर है ना। तो ये वाला वेक्टर भी इसी पॉइंट से मतलब स्टार्ट हो रहा है,
ये वाला भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब हो गया बच्चों वेक्टर्स दैट हैव वेक्टर्स दैट हैव सेम vectors that have same initial point, that have same initial starting point, ऐसे लिखो, that have same initial starting point, ठीक है, are called co-initial vectors, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गई सब हमारी को इनिशियल वेक्टर्स की, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर बहुत सिंपल है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे उनको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब है बच्चों हमारा को टर्मिनल वेक्टर्स, क्या को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब तो इसको मैं हटा देता हूं, ये तो अब आपको भर गया होगा दिमाग में, ठीक है ना। तो अब है हमारा को टर्मिनल वेक्टर। को मतलब एक ही, टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना, एंड होना, आर यू गेटिंग और नॉट। तो को टर्मिनल वेक्टर, मान लीजिए जैसे ये सिचुएशन जो है ना फोर्स वाली, जो मैंने यहाँ को इनिशियल वेक्टर में आपको बताया है, इसी सिचुएशन को उल्टा कर दो, मतलब जो हेड्स हैं उन सबको इन पॉइंट्स पर मिला दो। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लो ये है, और एक वेक्टर मान लो आपका ये है। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, जैसे ये तो स्टार्ट हो रहे थे एक ही पॉइंट से, वो क्या हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ऑल दोज वेक्टर्स which terminates मतलब end, ठीक है, all those vectors which terminates at same point are called co-terminal vectors, क्लियर। तो ये हो गया साहब हमारा को टर्मिनल वेक्टर्स। अब साहब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। और अब बात आती है साहब हमारी किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की तो समझ लेना कि सोल में उतर जाना है, आत्मा में उतर जाना है, उसको तो कहते ना ऐसा फील करना है कि उसका बिल्कुल एक पिक्चर बन जाए कि ये चीज ये होती है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट का मतलब बच्चों होता है वन से, ठीक है। यूनिट का मतलब किससे है, वन से। तो यूनिट वेक्टर मैंने कहा ना अभी कि फिजिक्स में वर्ड्स का मतलब होता है। अगर आप वर्ड्स का मतलब समझ गए ना कि यार यूनिट का मतलब तो वन से होता है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, सिंपल, ठीक है। तो अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called a unit vector, ठीक है साहब। अब बच्चों और समझते हैं, अभी इतना ही नहीं है कि केवल साहब के यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बना हुआ है, अरे बहुत फीलिंग है इसमें। तो अब बच्चों किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो चीजें होती हैं, आपको ये बताया था ना पहले लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड होता है उसमें और आपकी डायरेक्शन होती है, क्लियर। अब यूनिट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन पर जाए तो वो कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब यहां मैग्नीट्यूड जो भी है वो 1 होगा, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन है केवल, ठीक है। अब 1 को तो लिखो मत लिखो,
क्या फर्क पड़ता है? मैथमेटिक्स में आप कहते हैं ना क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 1 को लिखो मत लिखो क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये 1 नहीं भी होगा तो यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन के इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब अगर आपसे किसी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जा रही है, इट मींस आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, इट मींस आपसे उस वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जा रही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर अल्टीमेटली किसके इक्वल है? डायरेक्शन के। समझे बात को? ठीक है ना? अब साहब, तो यूनिट वेक्टर यहां पर लिखेंगे एक पॉइंट कि यूनिट वेक्टर gives direction of a vector। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमको क्या देता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देता है। ठीक है साहब? अब साहब इसको हटा देते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, जगह बनाते हैं। ठीक है, अब साहब तो दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, है ना? यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई ए कैप। क्या? ए कैप। पढ़ेंगे कैसे? देखो, ये ए बनाया और इसके ऊपर हमने ऐसे करके एक कैप लगा दिया, तो इसको पढ़ते हैं हम ए कैप। ठीक है, अब साहब यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे बच्चों, है ना? अब देखो, समझना, बहुत मजेदार चीज होती है फिजिक्स, अगर फील हो जाए तो। ठीक है, तो देखिए अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है ना? ये कोई वेक्टर ए है, बोले कि भाई इसका ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको जो बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है, ध्यान से देखें, अगर ये वेक्टर ए है तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कि ये कितना है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन कि ये किधर है। ठीक है, मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप। अब खुद सोचिए, ये वेक्टर ए दे रखा है मुझे इतना, मैं ऐसा क्या करूं कि ये मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो सिंपल है, जो वेक्टर ए है जितने मैग्नीट्यूड का, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड। तो मैग्नीट्यूड से एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1। भाई अगर यहां मैग्नीट्यूड 10 है तो नीचे भी तो 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 एकम 10, तो मैग्नीट्यूड कितना बचा? 1। तो केवल क्या है? डायरेक्शन। अरे तो सिंपल थॉट बन गई भाई कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया, या कहिए आपने उसकी डायरेक्शन पता कर ली। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए को वेक्टर ए के ही मोड से, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे अगर इस तरह से कहीं वेक्टर ए इस तरह से कहीं मोड में बन जाए कोई वेक्टर, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या कहिए मोड ऑफ वेक्टर ए। मोड मतलब मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो सिंपल बात ये निकली कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? अब साहब, अब आते हैं हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये आपने कर लिया होगा, अब तो इसको मैं हटा देता हूं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है बच्चों, ये 3 वर्ड्स हैं जिनका एक ही मतलब होता है, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर।
ठीक है ना, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। तो नाम में मतलब छिपा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो यूनिट वेक्टर्स along the x, y and z axes are called orthogonal unit vectors, orthogonal unit vectors, ठीक है। and they are represented by I कैप। यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैप, और x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको I कैप सिंबल देंगे, J कैप एंड K कैप रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन्स ये साहब हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गई साहब हमारी z एक्सिस। तो वो कह रहा है कि x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे, I कैप से। y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको j कैप से, और k के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको k कैप से। तो I कैप, j कैप एंड k कैप। तो थोड़ा फील लेते हैं बच्चों इसका I कैप, j कैप, k कैप की, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब। तो इसकी फील क्या है कि जैसे सपोज कीजिए वो आपसे कह रहा है कि a body is moving with 50 I कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। आपसे उसने ऐसे बोला, ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग विद 50 I मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब आप क्या समझेंगे भाई, वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, है और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये 50 तो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन आई कैप। अब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही तो होती है, ठीक है। तो आई कैप कौन सी डायरेक्शन को बताता है, +x। आई कैप कौन सी डायरेक्शन को बताता है, +x। तो हम ये समझ गए कि ये जो भी बॉडी है ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और किधर जा रही है, +x डायरेक्शन में जा रही है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि एक बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है कुछ इस तरह से 5I कैप +7J कैप, ठीक है, 7J कैप बॉडी पर फोर्स है। तो वो क्या समझेगा, कैसे कैसे फील करेगा, इसका मतलब है कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो लगा हुआ है +x डायरेक्शन में, और 7 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है किधर, +y डायरेक्शन में। तो I J कैप, I +x डायरेक्शन को बताता है, J कैप y डायरेक्शन को बताता है, K कैप z डायरेक्शन को, ठीक है। और इसमें अगर -I कैप हो तो -I कैप किसे रिप्रेजेंट करेगा, -x को, -J कैप हो तो -y, और -K कैप हो तो -z, ठीक है। जैसे यहां पर अगर ये हो जाता बॉडी इज मूविंग विद -50 I मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो मतलब -I कैप, मैग्नीट्यूड से नेगेटिव हो नहीं सकता, मोड नेगेटिव थोड़ी होता है वेक्टर का, ठीक है। तो 50 तो प्लस ही रहेगा, तो -I कैप है। फिर ये -I कैप का मतलब वो बॉडी जो है वो किधर चल रही है, -x की तरफ चल रही है, ठीक है ना। सिंपल बात है बच्चों। अब आते हैं साहब बच्चों हम किस पर, यूनिट वेक्टर हो गया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गया। अब है साहब हमारा पोलर वेक्टर्स। क्या, पोलर वेक्टर्स 11, ठीक है। पोलर वेक्टर्स होने वाला है बस, अब क्या है, 2-3 ही तो बचे हैं, चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म हो जाएगा। आनंद आना चाहिए, कुल मिला के चीजें समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, तो अब क्या है, पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या है बच्चों, those vectors which have directional effect, those vectors which have a directional effect or vectors having a starting point or a point of application। अब इसको समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। Those vectors which have directional effect, ठीक है, और vectors having starting point or a point of application। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी A से और B पर पहुंची। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, बेसिक, हम आपके लेवल पर ही बात करेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली गई है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इनिशियल पोजीशन से ही तो बताया जाएगा कि भाई यहां से डिस्प्लेसमेंट इतना है, ए से डिस्प्लेसमेंट इतना है, नहीं। तो कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल पोजीशन से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर है जो ऑलवेज एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेगा। विच स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। तो एज पर डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है साहब, और इस बॉडी पर हम कह रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है, यहां इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और ये हो गया साहब हमारा एफ। ठीक है, तो फोर्स का एक पॉइंट ऑफ, और समझिए जैसे हम कह रहे हैं कि ये बॉडी है एक, ठीक है, एक बॉडी है इर्रेगुलर शेप की कुछ इस तरह से, तो हर बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। ग्रेविटी अभी समझिए, मतलब जब ग्रेविटेशन वगैरह आएगा हमारा तब ये सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, फिलहाल ऐसा होता है, ये मान के चलिए आप कि एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी का एक पॉइंट होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही एक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये आपका कहिए ग्रेविटी जो फोर्स है उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, कि जो फोर्स है ग्रेविटी वो ऑलवेज इसी पॉइंट पर एक्ट करेगा। सो फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। ठीक है, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। क्लियर, तो आई थिंक पोलर वेक्टर आपका क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फॉर टाइप 12 एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, एक्सिस से वर्ड लिया गया है एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है ना, तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं दोज वेक्टर्स which are associated with rotational motion, which are associated with rotational motion, and their direction is always parallel
टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है सेकेंड लास्ट चैप्टर है फर्स्ट वॉल्यूम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें रोटेशनल मोशन आएगी, तो उस मोशन को जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में बच्चों बहुत सारी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, जैसे आपका टॉर्क, ठीक है, एग्जांपल है इसके टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी वो सब कौन सी कैटेगरी, कौन से वेक्टर होंगे, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब भाई रोटेशन किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होता है, जैसे फैन है ना, तो फैन में वो तो आपने रॉड देखी होगी जिससे लटका हुआ रहता है फैन, और फैन उसके अबाउट घूम रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो रॉड है उसी के अबाउट तो घूम रहा है। तो ये जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है रोटेशनल मोशन में, वो सब ऑलवेज इस एक्सिस के पैरेलल होती हैं, मतलब पैरेलल अपवर्ड या डाउनवर्ड रहेगी डायरेक्शन उसकी ऑलवेज इस एक्सिस के पैरेलल। सो दैट्स व्हाई एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो ऑलवेज एक्सिस के पैरेलल रहते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर्स हो गया सब हमारा, अब है फ्री वेक्टर्स। ओहो, नाम में ही मतलब छिपा हुआ आजाद वेक्टर है वो। क्या है वो? आजाद, ठीक है। फ्री वेक्टर्स या नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर, तो यहां पर लिखेंगे कि बच्चों हमने इक्वल वेक्टर में एक चीज और रह गई हमारी। इक्वल वेक्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हमारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट है जो बात में से बात निकलती है, जो वो बात में से बात निकालना तब रह गया था, तो उसको अब मैं बता देता हूं कि सपोज कीजिए ये कोई आपका वेक्टर है ए, ठीक है। अब यहां से इसको कॉपी कीजिए, जैसे फोन में या लैपटॉप में हम करते हैं ना कॉपी पेस्ट, यहां से इसको कॉपी किया और इसको एज इट एज यहां पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट। क्लियर? ये हमने इसको पेस्ट कर दिया इसके पैरेलल। मतलब यूं कहिए कि हमने उस वेक्टर को उसी के पैरेलल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया, ठीक है। तो देखो, क्या मैंने उस वेक्टर की लेंथ चेंज की? आप बोलेंगे नहीं। क्या मैंने उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की? आप बोलेंगे नहीं। भाई पहले भी वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है अब भी उसी डायरेक्शन में है, मैंने ना तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड। तो सपोज अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी वेक्टर ए से कुछ अलग है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वही मैग्नीट्यूड है, वही डायरेक्शन है, मींस वेक्टर ए अब भी वेक्टर बी के क्या है, इक्वल है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर नोट करें कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू itself, then there will be no change in the वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी वेक्टर को मैं उसके पैरेलल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कर दूंगा तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बच्चों लाइट चली गई है, ठीक है ना, लाइट चली गई है और एसी बंद हो गया है, लेकिन बीच में वीडियो नहीं रोक सकता मैं, थोड़ा पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ना।
कोई नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत तो बनती है। अब साहब तो ये प्रॉपर्टी थी। अब फ्री वेक्टर समझिए। तो फ्री वेक्टर क्या है, यूं समझ लीजिए फ्री वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो अपनी ऐसा वेक्टर जिस पर हम अपनी फ्री विल से इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको मैं अगर एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पर पैरेलल, मतलब बट पैरेलल, समझ रहे हैं ना, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, मैंने वेक्टर एक उठा के ऐसे रख दिया साहब, नहीं, इस तरह से शिफ्टिंग करनी है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब लेगा तो उस पोजीशन में भी लेंथ वही हो, डायरेक्शन भी वही हो, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, तो फ्री वेक्टर बच्चों वो हैं कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसको मैं अपनी विल से, अपनी मर्जी से यहां से उठा के पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं और पैरेलल शिफ्ट करने पर उसके इफेक्ट में कोई चेंज ना आए, तो मैं कहूंगा कि वो वेक्टर फ्री वेक्टर है। क्या वो वेक्टर फ्री वेक्टर है? सही है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं, अभी और समझाता हूं, टेंशन ना लें। फ्री वेक्टर आजाद वेक्टर है, वो अपनी मर्जी से जहां तहां पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। तो फ्री वेक्टर क्या है? दोज वेक्टर्स which can be displaced from one position to another, ठीक है, those vectors which can be displaced from one position to another provided its length, मतलब magnitude and direction remains unchanged, ठीक है, unchanged. Then if there is no change in its effect, vector is called a free vector और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकेलाइज्ड मतलब उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है स्पेस में कि भाई ये यहीं रहेगा, अगर यहां से हटा दिया तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, मतलब घटना ही चेंज हो जाएगी पूरी, वो चीज नहीं है। नॉन लोकेलाइज्ड है, आप उसको अपनी मर्जी से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सपोज कीजिए बच्चों ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया F यहां, क्लियर। अगर मैं इस फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करके, मान लो यहां से हटा के और पैरेलल शिफ्ट करके यहां लगा दूं एज इट एज, तो क्या है भाई, ये फोर्स भी उसे इधर चला रहा है बॉडी को, ठीक है, ये बॉडी है, और ये इस तरह से अगर फोर्स लगा देंगे तब भी वो बॉडी उधर ही चलेगी और वैसे ही चलेगी। कहने का मतलब मैंने फोर्स को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मतलब उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया मैंने, यहां से यहां न लगा के यहां लगा दिया, तो उसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, फोर्स के इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर ये फोर्स एक फ्री वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा, अगर मान लीजिए ये कोई वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं इसके पैरेलल यहां कर दूं शिफ्ट, तो कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं है भाई, वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं है, कोई इफेक्ट में चेंज नहीं होगा, बॉडी अब भी उधर ही जा रही है और उतनी ही स्पीड से जा रही है। तो फ्री वेक्टर आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप उसमें पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करने पर अगर उस वेक्टर के इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आए तो समझ जाइए कि वो वेक्टर कैसा है, फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर के एग्जांपल्स लिख लीजिए बच्चों। फ्री वेक्टर के एग्जांपल्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, और सबसे बड़ी बात फोर्स इन स्ट्रेट लाइन
मोशन, फोर्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही फोर्स क्या होगा, फ्री वेक्टर। ठीक है ना। अब साहब तो फ्री वेक्टर हो गया साहब हमारा। अब आते हैं बच्चों किस पे, लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर मतलब वो लोकेशन फिक्स है भाई उनकी, हम लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो लोकेलाइज्ड वेक्टर, हालांकि हमारा जो सामना होगा वो ज्यादातर फ्री वेक्टर से होगा, इतना भी समझ लीजिए। ठीक है ना, आएगा ये भी लोकेलाइज्ड भी। और देखिए बहुत बच्चे पढ़ जाते हैं फिजिक्स, है ना, 12th करके 11th करके, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको फ्री वेक्टर्स भी मिले थे और लोकेलाइज्ड वेक्टर्स भी मिले थे, लेकिन उनको ये नहीं पता चला, कब बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कभी। ठीक है, कि कहां फ्री वेक्टर आ गया और कब लोकेलाइज्ड वेक्टर आ गया। तो लोकेलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट, इसको ऐसे लिखिए, दोज वेक्टर्स which have a fixed position in space। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, और we cannot apply parallel shifting property। ठीक है जी, बात आती है क्यों, if we do ऐसा, if we do so then there will be a change in its effect। अगर हम ऐसा करते हैं उस वेक्टर के साथ तो उस वेक्टर के इफेक्ट में एक चेंज आ जाएगा। समझिए इसको कैसे। फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में फ्री वेक्टर है, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन की बात करें बच्चों, जैसे हैंडपंप होता है, हैंडपंप आप सबने देखा होगा, हैंडपंप नल। ठीक है, तो जो नल का जो हैंड मतलब जो क्या बोलते हैं हैंडल जो होता है ना, उस हैंडल को बिल्कुल किनारे पे जब हम पकड़ के चलाते हैं तो जो हैंड पंप है वो बहुत इजीली चलता है। अब फोर्स उतना ही लगाओ, बस उस फोर्स को पैरेलल शिफ्ट कर दो, मतलब थोड़ा सा हैंड पंप को बीच में से पकड़ो, है ना। अगर आपने फील किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करना, हैंड पंप तो सब जगह है। ठीक है ना, उसको चलाना, तो उतने फोर्स से बात नहीं बनेगी। अब ऐसा लगेगा जैसे और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। और बिल्कुल जहां वो हैंडपंप का वो कहते हैं ना, जहां वो हिंज्ड है, जहां वो कील लगी रहती है, नील लगी रहती है, बिल्कुल वहां पकड़ लेना, तो हैंडपंप हिलेगा भी नहीं, जो हैंडल है वो हिलेगा भी नहीं। कहने का मतलब फोर्स एक ही है, बस पोजीशन पैरेलल शिफ्टिंग की जा रही है, उतना ही फोर्स यहां लग रहा था, उतना ही यहां, उतना ही यहां, लेकिन रोटेशन आपको सेम नहीं मिल रहा था। डोर रोटेशन मोशन करता है, तो जो हैंडल होता है ओपन और क्लोज करने के लिए, वो हैंडल मान लो बीच में लगा दिया मिस्त्री ने, जो कारपेंटर है उसने बीच में लगा दिया, तो आप क्या कहेंगे कि यार बड़ा मूर्ख आ गया कारपेंटर तो, और उसने कहाँ लगा दिया, ये डोर खुलता भी नहीं है, इतनी ताकत लगानी पड़ती है इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। और कहीं बिल्कुल जहां वो कब्जे लगे रहते हैं, हिंज्ड होता है, अगर कहीं वहां लगा गया तो फिर तो ना खुलेगा ना कुछ, कितना भी फोर्स लगा लो। तो फोर्स को हम यहां से यहां पैरेलल शिफ्ट करते जा रहे हैं, सेम फोर्स को, लेकिन उसका इफेक्ट हर बार क्या है, अलग है। वही सेम इफेक्ट आपको बार बार नहीं मिला कि चाहे फोर्स को यहां लगा लो, चाहे यहां, डोर या हैंडल एक जैसा ही चलेगा, नहीं है ना। तो कहने का मतलब फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, मतलब आप अपनी मर्जी से उसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते, वो जिस पॉइंट पर लगना है उसी पॉइंट पर वही उसकी लाइन ऑफ एक्शन रहेगी। आपने उसकी अगर लाइन उसी सोच के उसी पोजीशन पर लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दी तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में यहां लिख लीजिए कि फोर्स इन
ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन, सॉरी रोटेशनल मोशन, फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड अ लोकेलाइज्ड वेक्टर। ठीक है। अदर एग्जांपल्स बच्चों, अगर सोच आपके मन में किसी और भी एग्जांपल बताइए कुछ। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th वाले बच्चे समझ रहे होंगे अगर देख रहे होंगे तो, और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके लोकेलाइज्ड वेक्टर होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं, 11th वाले बच्चों की तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इतना डिटेल में नहीं पढ़े, वो तो 12th में है। लेकिन हाँ, 12th वाले बच्चों के समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E2। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। भाई ये वाला जो पॉइंट है ये नियर है R1, और ये वाला जो पॉइंट है ये चार्ज से दूर है R2, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E2 जो होगा वो लेस देन होगा E1 से। ठीक है, तो अब मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, तो अगर मैं चाहूं कि मैं इस वेक्टर को एज इट एज यहां से यहां पहुंचा दूं तो नहीं होगा, क्योंकि इतना मैग्नीट्यूड थोड़ी है भाई, इतना मैग्नीट्यूड थोड़ी है, यहां तो मैग्नीट्यूड कम है, तो लेंथ कम करनी पड़ेगी मुझे वेक्टर की, समझ रहे। और पैरेलल शिफ्टिंग की कंडीशन क्या थी कि ना आप मैग्नीट्यूड चेंज करें ना डायरेक्शन, उतनी ही लेंथ रहनी चाहिए और उतना ही डायरेक्शन, वही डायरेक्शन रहनी चाहिए, तभी आपका वो वेक्टर नहीं चेंज हुआ है। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहां से यहां पैरेलल शिफ्ट करना चाहूंगा तो मुझे इसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, मतलब कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं फ्री विल से इस वेक्टर को यहां से यहां पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकता, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकेलाइज्ड वेक्टर है, वो फिक्स रहेगा स्पेस में कि ये वेक्टर यहीं रहेगा। ठीक है ना, हम उसको अपनी मर्जी से पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब है साहब हमारा नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर हेडिंग डाल लीजिए आप, लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर है ये। तो a vector whose magnitude is zero is called a null or zero वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों बात समझ में नहीं आई, वो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। अब एक बच्चा मेरे से बोला कि सर समझ में नहीं आई बात, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो उसको डिफाइन क्यों किया जा रहा है, क्यों, मतलब क्या पड़ा है उसको डिफाइन करने का, नहीं तो नीड ऑफ नल वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर डिफाइन ही क्यों किया जा रहा है। अच्छा एक चीज और, मैग्नीट्यूड जीरो होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट मतलब कैन नॉट, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड मतलब आप उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है या ईस्ट वेस्ट, नहीं, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब जो मन में आए वो डायरेक्शन मान लो, जो मन में आए, मेरे मन में आ रही है कि मैं तो अपवर्ड मान लो भाई, दूसरा कह रहा है मैं तो डाउनवर्ड मान लो भाई, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, उसकी पता ही नहीं है किसी को डायरेक्शन क्या है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब बात आई कि सर ऐसा वेक्टर डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, नीड ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो देखिए बच्चों, अब इसका नीड समझिए कि इसको डिफाइन क्यों किया गया है फिजिक्स में। बच्चों अगर कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर में वेक्टर कोई दूसरा ऐड करने पर मुझे रिजल्टेंट जीरो मिलता है, मतलब वेक्टर में वेक्टर ऐड करने पर मुझे जीरो मिला सपोज, या वेक्टर में से वेक्टर घटाने पर मुझको जीरो मिला,
अब वो कह रहा है कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी में से ए में से बी घटाया तो 0 मिलेगा। अब 0 तो एक नंबर होता है बच्चों, 0 एक नंबर होता है और नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लॉजिकली सोचना, ठीक है। अब साहब उसने ऐसे कर दिया, कोई नहीं। दूसरे दिन एक बच्चे ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो बड़ा डीपली पढ़ा था, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसमें पढ़ाया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हम वेक्टर में वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर ही मिलना चाहिए, स्केलर में स्केलर ऐड कर रहे हैं तो स्केलर ही मिलना चाहिए, वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे तो हमें वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो वो बच्चा मेरे से बोला कि सर एक बात बताइए, कल आपने ये वेक्टर में वेक्टर ऐड किया था तो आपने 0 ले लिया था। मैं हाँ। बोला कि सर वेक्टर में से वेक्टर घटाया तो आपने 0 ले लिया था। मैं बोला हाँ। बोला कि सर एक बात बताइए, वेक्टर में वेक्टर ऐड करके स्केलर कैसे मिल गया? आप तो कह रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। समझे? बोला कि हाँ यार बात तो सही है। तो बोले आपने तो स्केलर ले लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फेल कर दिया। अब आई बात समझ में? तो वेक्टर में बच्चों वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें इस 0 को नाम देना पड़ेगा 0 वेक्टर। वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे तो हमें वेक्टर ही मिलना चाहिए, तो हमें 0 को नाम देना पड़ेगा 0 वेक्टर टू सेव प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिजिक्स का जो एक बड़ा प्रिंसिपल में आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो हमारा फिर गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द नीड ऑफ नल और 0 वेक्टर। तो बच्चों अब हमारा लास्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो इसको और समझ लेते हैं। आज का जो लेक्चर है बच्चों ये यूं समझ लीजिए कि आगे की पूरी फिजिक्स के लिए एक आधारशिला है। अगर आपकी समझ में ये वाली लैंग्वेज आ गई, ये समझो लैंग्वेज है एक तरह से, है ना। जब वो टर्म्स आएंगे पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा कोप्लेनर वेक्टर है, अच्छा तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब 3 वेक्टर 4 वेक्टर जो भी हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है साहब। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या है साहब? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स मीन्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स मीन्स स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स, smaller of the 2 angles between the vectors when they are placed tail to tail, when they are placed tail to tail। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 2 वेक्टर के बीच एंगल कब दिया जाएगा? जब दोनों वेक्टर की टेल टू टेल मिल रही होगी, ठीक है। और जब टेल टू टेल मिल रही होगी तो 2 एंगल होंगे, उनमें से वो वाला एंगल लेना है जो एंगल हमारा छोटा है, ठीक है। प्लेस्ड बाय यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर टेल से टेल नहीं मिल रही है तो हम पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए और ये वेक्टर है साहब हमारा बी, ठीक है। बोला कि दोनों के बीच एंगल बताइए। तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? सबसे पहले तो उन दोनों वेक्टर्स की आपको टेल से टेल मिलानी है, ठीक है, बाय पैरेलल शिफ्टिंग। अब किसको पैरेलल शिफ्ट करना है? आपकी मर्जी, चाहे ए को कर लीजिए चाहे बी को कर लीजिए। जैसे मैं सपोज करूं मेरा मन कर रहा है कि मतलब ए को करूंगा जी पैरेलल शिफ्ट, तो ए हो जाएगा आपका पैरेलल शिफ्ट, ये हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर ए पैरेलल शिफ्ट हो गया, यहां गया ये बी, तो यहां पर दोनों की टेल से टेल मिल गई, ठीक है।
अब एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल दोनों के बीच ये बन रहा है, तो हमें कौन सा वाला एंगल लेना है, जो छोटा एंगल है, थीटा। ठीक है ना। अब मान लो बी को शिफ्ट करना है, ये सिचुएशन है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब हमें शिफ्ट करना है बी को, तो बी को पैरेलल शिफ्ट कर लो इसके पैरेलल यहां, तो वेक्टर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, ये हो गया वेक्टर बी, बी को शिफ्ट कर लिया। अब ए और बी की दोनों की यहां पर टेल से टेल मिल गई, दोनों के बीच जो टेल टू टेल स्मॉलर एंगल होगा वही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।